स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन ऑफ द चैप्टर नेम सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से जेई नीट और सीयूईटी इवन बोर्ड्स में अच्छे खासे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डिटेल में यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स लाई हूँ, तो इस चैप्टर में से अगर आप इस चैप्टर के नोट्स पढ़ लोगे, ये वाले मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी इसे, तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दीज नोट्स आर सफिशिएंट फॉर द एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। तो सॉलिड स्टेट का मतलब क्या है? तो सॉलिड स्टेट क्या होती है? एक स्टेट होती है मैटर की जिसके एक डेफिनेट शेप होता है, साइज़ होता है, वॉल्यूम होता है और उसके पास रिजिडिटी होती है। ठीक है, इसको हम सॉलिड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ क्या है सॉलिड की? प्रॉपर्टीज़ क्या है कि इनमें सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। ठीक है, और इनमें बहुत ही मिनिमम स्पेस होते हैं। ठीक है ना? सबसे ज़्यादा स्पेसेस यहाँ पे या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम किस में हो जाएंगे? गैसेस में हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देन दे हैव अ डेफिनेट शेप, जो हमने अभी बात करी, साइज एंड वॉल्यूम, एंड दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी ड्यू टू द मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो रीज़न है क्यों रिजिड है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट बना दिया है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट में क्या है, यहाँ पे सॉलिड जो है अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन, इसको सबसे पहले हम यहाँ पे अमॉर्फस पढ़ेंगे और क्रिस्टलाइन पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन के फर्दर टाइप्स हैं आयोनिक, कोवेलेंट सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड फर्दर पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड और एच बॉन्डेड सॉलिड में डिवाइडेड। तो सबसे पहले अमॉर्फस सॉलिड पढ़ेंगे। तो अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है? ऐसे सॉलिड जिनके पास इरेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की। ठीक है, उनको हम बोलते हैं यहाँ पर अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, फॉर अ शॉर्ट रेंज। ठीक है, तो ये इनके पास क्या होता है? ये इरेगुलर अरेंजमेंट होती है। प्रॉपर्टीज़ क्या है इससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे देखो, इनके पास पहली प्रॉपर्टी क्या है? इरेगुलर अरेंजमेंट होती है इनमें पार्टिकल्स की। इनके पास जब हम इसे कट कर देते हैं ना, तो हमारे पास एक रफ सरफेस यहाँ पे रिसीव होता है। एंड दे हैव अ इनडेफिनेट इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न एंड वेपराइजेशन। ठीक है, इसकी इंडेफिनाइट होती है। एंड दे डू नॉट हैव अ फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड दे आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर एंड दे आर ऑल्सो स्यूडो सॉलिड एंड सुपर कोल्ड लिक्विड्स। ये आइसोट्रोपिक इन नेचर है। इसको आप जितना हाईलाइट कर लो, और आई होप कि बच्चे आप इसको हाईलाइट कर चुके हो ऑलरेडी, पर बहुत से बच्चे इवन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अमॉर्फस आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। आप हर किसी का मतलब समझते हैं ना, स्यूडो सॉलिड, सुपर कोल्डेड और आइसोट्रोपिक नेचर में क्यों कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइसोट्रोपिक नेचर की। जब एक फिजिकल प्रॉपर्टी सॉलिड की, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैग्नेटिक बिहेवियर रिमेन्स सेम और कॉन्स्टेंट व्हेन अब्जॉर्ब फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन, तब हम उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक नेचर। आइसोट्रोपिक यानी कि सेम यहाँ पर क्या है हमारे पास? सेम क्या है यहाँ पर? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो व्हेन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉलिड जो होगी वो सेम रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, इवन फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन, तो उसको हम आइसोट्रोपिक नेचर कह देते हैं, जैसे कि अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं? सुपर कोल्ड लिक्विड भी बोलते हैं इसको। तो क्यों बोलते हैं यहाँ पे? Glass is considered as a super cold liquid because it has a flowing property which flows from higher to lower level। जो ग्लासेस होते हैं, आप अपने स्कूल में जहाँ पे आपने अभी कांच की खिड़कियाँ होती हैं, तो वहाँ पर आप देखोगे कि नीचे नीचे साइड ना थोड़ी थोड़ी मोटे हो जाती हैं, तो इसके पास एक फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करके इम्पॉर्टेंटली अपने माइंड में आप बिठा लीजिएगा। तो यहाँ पे ओल्ड ग्लास बिकम मिल्की ड्यू टू द एनालाइजेशन। ठीक है, तो ये एक टर्म है जो इम्पॉर्टेंट है। एनालाइजेशन टर्म क्या होता है? तो यहाँ पर यही प्रॉपर्टी होती है, इसकी फ्लोइंग प्रॉपर्टी होता है, और यहाँ पे मिल्की हो जाता है, दिखता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आपने देखा होगा जो ओल्ड यहाँ पे मिरर होते हैं या ग्लासेस होते हैं ना, खिड़कियाँ स्कूल की आपने देखी होगी वो। अमॉर्फस सॉलिड इज़ कंसीडर्ड एज स्यूडो सॉलिड बिकॉज इट डज नॉट हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो सूडो सॉलिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास एक सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, सुपर कोल्ड क्यों बोलते हैं? फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है। एनालाइजेशन क्या होता है? यहाँ पे ग्लास मिल्की टर्न हो जाते हैं। और यहाँ पे स्यूडो सॉलिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट नोट कर लेंगे। अब हम टाइप्स में फर्दर देख रहे हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऐसे सॉलिड जिसके पास एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का फॉर अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। आइस, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास, आपको ये तो पता ही होगा, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इनकी एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल की फॉर अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ये स्मूथ होते हैं व्हेन कट विद द शार्प टूल। ठीक है, और यहाँ पे दे हैव अ फिक्स्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड फ्यूजन।
दे हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर ट्रू सॉलिड, ठीक है। वहाँ पर अमॉर्फस क्या था, सूडो सॉलिड, ये क्या है, ट्रू सॉलिड। ये क्या है, अनाइसोट्रोपिक इन नेचर है ना। अनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो होगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर आया क्वेश्चन तो डायग्राम्स बना के आओगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब फर्दर हम इसके टाइप्स पढ़ रहे हैं। टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयोनिक सॉलिड हम देख रहे हैं। तो आयोनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो कैटाइन और एनाइन से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि NaCl है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड। तो ये सारे यहाँ पे एग्जांपल हैं। ऐसे आप समझ जाइएगा, जो भी यहाँ पे इस तरीके के एग्जांपल्स होंगे जिसमें कैटाइन और एनाइन होगा वो हमारा आयनिक सॉलिड में आ जाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या क्या किससे बने हुए होते हैं, कैटाइन और एनाइन से बने होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। बॉन्डिंग जो होती है इनमें, ऑब्वियसली आयनिक सॉलिड है तो आयनिक बॉन्ड होगी, और इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। दो टर्म यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं आपके लिए दोनों टर्म लिख के लाई हूँ, ठीक है। कंडक्टिविटी बताऊँ तो ये बैड कंडक्टर होते हैं फॉर अ सॉलिड, ठीक है, लेकिन गुड कंडक्टर, बहुत अच्छे कंडक्टर हो जाते हैं जब लिक्विड या मॉल्टन स्टेट में होते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत ज़्यादा हाई रहता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहता है। नेचर जो होता है ब्रिटल सॉलिड, ये नेचर के होते हैं। कोवलेंट की अगर आप बात करोगे तो कोवलेंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये एग्जांपल्स डायरेक्ट डाल दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि क्वार्ट्स किस में आता है, तो सॉलिड में आता है, नेटवर्क सॉलिड में आता है। इस वीडियो में मैं यहाँ पे आपको PYQs भी करा दूंगी जो प्रीवियस ईयर में आए रखे होते हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगी आगे जाके, सो दैट यहाँ से आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। अब देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कोवलेंट सॉलिड की। तो यहाँ पे ऐसे सॉलिड होते हैं जो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड इनमें होता है, ठीक है। ऐसे सॉलिड्स जिनमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसको नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्वार्ट्स है ना, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, और यहाँ पे आपके पास ग्रेफाइट और सिलिका जेल यहाँ पे एग्जांपल है ना। अब ये होते तो कैसे हैं, वैसे हार्ड होते हैं, है ना, लेकिन इसमें ग्रेफाइट जो होता है सॉफ्ट होता है ना। अब देखो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, इसमें एटम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है इसमें वैसे नहीं होती है, लेकिन वीक वंडरफॉल फोर्सेस और फोर्स इन अ ग्रेफाइट में यहाँ पे वीक वंडर फोर्सेस प्रेजेंट होती है। बॉन्डिंग जो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। कंडक्टिविटी, ये बैड कंडक्टर है, बट हियर इज एग्जाम्पशन विच इज ग्रेफाइट विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नाउ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बहुत हाई रहता है, डेंसिटी भी हाई रहती है, नेचर कैसा है, ब्रिटल एंड हार्ड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड की। अब मेटेलिक सॉलिड के बारे में बात करें तो ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनके जो कि यहाँ पे मेटल एटम से बने होते हैं उन्हें मेटेलिक सॉलिड कह देते हैं। ये सारे एग्जांपल यहाँ पे मेटेलिक सॉलिड के और इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है यहाँ पे मेटेलिक सॉलिड की, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या, मेटल एटम होंगे या कर्नल से इलेक्ट्रॉन का पूल होगा यहाँ पे, ठीक है, तो उनके बीच में अगर बनेगा तो ये मेटेलिक सॉलिड होंगे। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच में क्या होती है, मेटेलिक बॉन्ड होगी। कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी, दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन किसका है, लेड का एक्सेप्शन है। यहाँ पे वहाँ पे ग्रेफाइट था और यहाँ मेटेलिक में यहाँ पे हमारे पास लेड का एक्सेप्शन है। अब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, नेचर कैसा होता है, मेलिएबल होंगे, डक्टाइल होंगे, सोनरस होंगे, लक्ष्यर होंगे, तो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे मेटेलिक सॉलिड में आ जाती हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करेंगे तो इससे डेफिनेटली बच्चे, चाहे नीट हो, जेईई हो, और आपके स्कूल में 1 मार्क्स में यहाँ पे इसके एग्जाम्पल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स अच्छे से देख लेना, डेफिनेटली 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड विच हैव मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑब्वियसली मॉलिक्यूल से बने होंगे। तो ये 3 क्लासेस में यहाँ पे क्लासिफाइड होंगे। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, देखो पोलर, नॉन पोलर, एच बॉन्डेड, ठीक है। तो पोलर ऐसे होते हैं जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पोलर मॉलिक्यूल होंगे, और नॉन पोलर में नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे, एच बॉन्डेड में जिसमें एच बॉन्डिंग प्रेजेंट होंगी उसमें प्रेजेंट होंगे। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पोलर की बात करेंगे तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है। इनके जो बॉन्ड फॉर्म होता है फॉर्म्ड बाय द पोलर कोवलेंट बॉन्ड, तो इनमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और बॉन्डिंग जो होती है वंडरवॉल फोर्सेस से हो रखी होती है। ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, और नेचर जो होता है इसका मोस्टली लिक्विड या सॉफ्ट होते हैं, ये मॉडरेट होते हैं। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ ही हमें यहाँ पे एग्जाम में इसकी इंटरेक्शन पूछी जाएगी। तीनों से ही इंटरेक्शन, बच्चे इंटरेक्शन पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इंटरेक्शन पे क्वेश्चन आता है, और यहाँ पे एग्जाम्पल से डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ठीक है, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर पोलर में HCl है ना, सल्फर ऑक्साइड, अमोनिया और HI, ठीक है,
नॉन पोलर में यहाँ पे देखोगे तो बॉन्डिंग यहाँ पे वंडरवॉल हो रखी होती है, बैड कंडक्टर और फीट होते हैं, ये नॉन पोलर या कोवलेंट बॉन्ड से होते हैं, डिस्पर्जन और लंडन फोर्स होती है। डेफिनेटली इससे 1 मार्क क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो मैंने बॉक्स में बनाई है वो सारी इंपॉर्टेंट है। आर्गन हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, या फिर हमारे पास आयोडीन हो गया, है ना, फॉस्फोरस हो गया, हाइड्रोजन हो गया, CO2 हो गया, ये सारे एग्जाम्पल नॉन पोलर के हैं। अब H बॉन्डेड में यहाँ पे आप देखोगे ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, किसके बीच में बनाते हैं, H जो बॉन्ड बनेगा वो FON, फोन ट्रिक से याद रखोगे, इसके बीच में बन रहा होगा तो वो H बॉन्डिंग वहाँ पे प्रेजेंट होती है। बैड कंडक्टर ऑफ यहाँ पे हीट होते हैं, और यहाँ पे ये लिक्विड और सॉलिड हार्ड होते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। आइस इज द एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें इसके एग्जाम्पल्स एक और बार देख लो, याद कर लो, और क्या क्या इसमें यहाँ पे ये इंटरेक्शन प्रेजेंट होती है वो भी देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस की, और यूनिट सेल की बात हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्रिस्टल और यूनिट सेल क्या होती है, सबसे छोटी, यहाँ पे स्मॉलेस्ट पोर्शन क्रिस्टल लैटिस का होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, जो कि रिपीटेड ऑर्डर में यहाँ पे प्रेजेंट होती है ना, अगेन इन अ डिफरेंट डायरेक्शन टू फॉर्म अ कंप्लीट लैटिस, इसको हम यूनिट सेल बोल देते हैं। और लैटिस क्या होता है, 3D अरेंजमेंट होती है पार्टिकल की इन दी यूनिट इन सॉलिड इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 7 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले क्यूबिक की बात करेंगे तो यहाँ पे आप लेंथ होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लेंथ ऐसे प्रेजेंट होती है A, B एंड C, और A के सामने यहाँ पे जो हमारा एंगल होता है वो अल्फा होता है, B के सामने हमारा यहाँ पे बीटा होता है, C के सामने गामा होता है ना, कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि क्यूबिक में लेंथ सेम रहेगी और एंगल भी सेम रहेंगे, इक्वल टू द 90, ठीक है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू द 90 डिग्री। और यहाँ पे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है NaCl, आप लोग क्या करते हो ना, ये याद करके चले जाते हो, ठीक है, कुछ भी ट्रिक से एक बार समझ के पढ़ लो, फिर ट्रिक से तो लास्ट के टाइम पे याद करना ही होता है, लेकिन स्टार्टिंग के टाइम पे अगर पढ़ रहे हो तो इनके एग्जांपल्स भी देखते चले, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं कभी कभी, है ना। जिंक सल्फाइड आया हुआ है, अब देखो यहाँ पे रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, ठीक है, इसमें क्या है ABC इक्वल है, और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा जो है 120 के इक्वल है, 90 के इक्वल नहीं है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे आ सकता है, कैल्साइट, और यहाँ पे सिनेबार इस एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, ABC इक्वल नहीं होंगे एक दूसरे के, और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा 90 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स देख लीजिएगा। ट्राइक्लिनिक में क्या है कि यहाँ पे ना तो एंगल इक्वल है ना तो साइड्स इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, बोरिक एसिड इज इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अब यहाँ पे मोनोक्लिनिक में यहाँ पे साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, और जो हमारा अल्फ़ा गामा जो होता है ना वो 90 के इक्वल होता है, लेकिन जो बीटा होता है ना हमारा वो 90 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना। मोनोक्लिनिक सल्फर इसके नाम से ही याद कर लेना। अब टेट्रागोनल में यहाँ पे A इज इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C, एंड अल्फा बीटा गामा 90 के इक्वल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हेक्सागोनल में देखोगे A इज इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C, बट अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 बट गामा इज इक्वल टू 120, ठीक है। ग्रेफाइट इस एग्जाम्पल है ना। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रेवियस लैटिस की, ठीक है। तो जो 14 लैटिस कॉरस्पॉन्डिंग टू द 7 क्रिस्टल सिस्टम आर नोन एज ब्रेवियस लैटिस, ठीक है। तो 1 मार्क्स में यहाँ पे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, PYQ से आया हुआ है, ठीक है। अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे। प्रिमिटिव यूनिट सेल, ध्यान से सुनो बच्चों, प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं पार्टिकल्स जो कि यहाँ पे प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर ऑफ अ यूनिट सेल आर नोन एज सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। तो आप जिस भी कमरे में बैठे हो वहाँ से आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होता है वो हर एक कॉर्नर में प्रेजेंट होता है यूनिट सेल के, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव सेल्स जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ अ यूनिट सेल आर ऑल्सो प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स बट ऑल्सो सम अदर पार्ट्स, उसको नॉन प्रिमिटिव बोल देते हैं, ठीक है। फेस सेंटर में क्या होगा कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो नॉट ओनली प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर्स बट ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, ठीक है। तो हम फेस सेंटर की बात करें तो इसमें हम कॉर्नर को नहीं बोल सकते, कॉर्नर भी इसमें इंक्लूड होगा प्लस फेस सेंटर भी इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है ना। इस तरीके से जैसे यहाँ पे प्रिमिटिव वाला देख रहा था, कॉर्नर भी इंक्लूड होगा और प्लस हम सम अदर प्लेसेस भी इंक्लूड होंगी, सम अदर प्लेसेस भी इंक्लूड होंगी, ठीक है। तो ये SOP सम अदर प्लेसेस है, ठीक है। अब एंड सेंटर में क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ सेल यहाँ पे कॉर्नर में तो प्रेजेंट होगा ही होगा लेकिन एंड सेंटर में भी प्रेजेंट होगा, और बॉडी सेंटर में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो प्रेजेंट होगा यहाँ पे कॉर्नर्स में प्रेजेंट होगा, एट द सेम टाइम यहाँ पे बॉडी सेंटर में जो कि एक प्रेजेंट होता है वो भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम
डायग्राम भी बना रखा है। अब फेस सेंटर में क्या होगा, कितने फेसेस आपको अपने रूम में दिख रहे हैं, जैसे कि 6 फेसेस होते हैं रूम में, ठीक है, उस तरीके से, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, हाफ कंट्रीब्यूशन होगा, है ना। अब एंड सेंटर में देखोगे, एंड सेंटर यहाँ पे कितने प्रेजेंट होते हैं, 2 प्रेजेंट होते हैं। अब बॉडी सेंटर में यहाँ पे z की वैल्यू 2 होती है, लेकिन 1 प्रेजेंट होता है। देखेंगे आगे कैसे आई z की वैल्यू 2, है ना। फर्दर हम यहाँ पे देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अ नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच हैज़ टू रिमेंबर, ठीक है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होने। अब कॉर्नर पे कितने प्रेजेंट एटम, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं 8। एज देखो, एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। कितने एज होते हैं, 12 एज होते हैं। कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। कितने बॉडी सेंटर है, 1। कितना बॉडी डायगोनल है, 4, ठीक है। बॉडी डायगोनल क्या होता है, जैसे कि अगर रूम बना है तो एक रूम की साइड से दूसरे रूम की साइड तक अपोजिटली बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कैसे समझाऊँ, आप समझ जाए बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंट्रीब्यूशन देखते हैं, कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कॉर्नर का 1/8 होगा, बॉडी सेंटर का 1 होगा, बॉडी डायगोनल का 1 होगा, फेस का 1/2 होगा, एच का 1/4 होगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको करते हैं नंबर ऑफ एटम जो कि यहाँ पे एक यूनिट सेल में प्रेजेंट होता है सिंपल लेटर्स, जैसे कि यहाँ पे कॉर्नर है तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो z की वैल्यू कितनी आएगी, 8 × 1/8, तो कितनी आई z की वैल्यू 1, ठीक है। ये आई होप आपको ये चीज़ें आती होंगी, है ना। नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल फॉर अ फेस सेंटर क्यूबिक लेटर्स, नहीं भी आती हैं तो आप ध्यान से सुनो, सब आ जाएगा, ठीक है। अब भी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आर रियली ईजी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर किस में देख रहे हैं हम, फेस सेंटर में, तो फेस सेंटर में कॉर्नर में प्रेजेंट होगा, एट द सेम टाइम फेस में भी प्रेजेंट होगा। फेस का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2। कितने फेसेस प्रेजेंट होते हैं, 6, तो 6 = 1/2, और यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा हमारा कॉर्नर का भी, तो 1 + 3 = 4, तो z की वैल्यू कितनी आई, 4, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ एटम जो कि यहाँ पे बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होता है तो एक ही प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ कॉर्नर्स की बात करेंगे तो 1, तो z की वैल्यू आई 2, है ना। एंड सेंटर की बात करेंगे, ठीक है, तो एंड सेंटर की बात करेंगे तो एंड यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1/2। कितने प्रेजेंट होता है, 2, तो यहाँ पे z की वैल्यू आई 2, ठीक है। अब यहाँ पे आया पी वाई को हमारा, अ कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन ए एंड बी हैज़ अ क्यूबिक इन विच ए एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर, मतलब कि एक एटम प्रेजेंट है कॉर्नर में, ठीक है, एंड बी एटम आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो ए वाला जो है हमारा वो कॉर्नर में प्रेजेंट है, और बी वाला जो है हमारा फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ए वाला जो है हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर में प्रेजेंट है, तो कॉर्नर में यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। अब यहीं से देखो कॉर्नर में प्रेजेंट है तो 1/8, तो यहाँ पे कितना आया, ये 1 आया, ठीक है। और फेस से प्रेजेंट है तो कितना आया, 1/2 = यहाँ पे कितना आया, 3 आया। तो यहाँ पे ए कितना हो गया, ए 1 हो गया और बी 3 हो गया, तो मैं कह सकती हूँ A1 B3 हो गया, B3 हो गया, ठीक है। इजी, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थोड़े टफ लेवल बढ़ाएंगे, और ताकि अगर एग्जाम में आए तो उस तरीके से भी हम कर पाए। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी शेप वाई हैज़ अ 6 कॉर्नर प्रेजेंट एंड 4 फेसेस क्यू। अब इन्होंने क्या कहा, हैज़ अ 6 कॉर्नर, ठीक है। तो पी की बात करें हम, तो पी में कितने हैं यहाँ पे, 6 कॉर्नर। इन्होंने 8 नहीं कहा है, इन्होंने कहा है कि 6 कॉर्नर प्रेजेंट है, लेकिन हम उसका कंट्रीब्यूशन तो जानते हैं 1/8 होता है ना। इसी तरीके से इन्होंने कहा है कि फेसेस 4 प्रेजेंट है, लेकिन हमें तो पता है कि फेसेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, ठीक है। तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आप देखोगे ये 3/4 हो जाएगा प्लस ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पी है, ये क्यू है, ये चीज़ भी हमें पता है, तो P 3/4 क्यू है, और जब भी यहाँ पे इस तरीके से आता है तो 4 यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो यहाँ पे Q 8 हो जाएगा, तो P3Q8 यहाँ पे आ गया हमारा सोल्यूशन, ठीक है। तो ये PYQs हैं बच्चे, मैंने मेंशन नहीं किया, दीज आर द PYQs, ठीक है। PYQ आप खुद उठाओगे तो वहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अब थोड़ा और टफ करते हैं, है ना। अ क्यूब बिग सॉलिड मेड अप ऑफ ए Z एलिमेंट X and Y, ठीक है। एटम Y आर प्रेजेंट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, वाई एटम जो है कॉर्नर्स में प्रेजेंट है और एक्स एटम बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द एक्स एंड वाई, है। अब यहाँ पे देखो क्या बात की जा रही है कि क्यूबिक सॉलिड है मेड अप ऑफ जेड एलिमेंट एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे मेरे को एक आप बात बताओ, एक्स कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्स इन्होंने खुद कहा है कि एक्स कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्स यहाँ पे देखो वाई आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, ठीक है, वाई कॉर्नर्स में प्रेजेंट है और एक्स यहाँ पे बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, वाई कॉर्नर्स में प्रेजेंट है तो वाई का कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पे क्या हो गया, आई थिंक ये वाई है, यस बच्चे, तो ये मैं लिख देती हूँ, नंबर ऑफ वाई आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, तो ये वाई है ना, एंड द एंड एटम एक्स आर प्रेजेंट एट द बॉडी, तो ये एक्स है, ठीक है ना। तो एक्स हो या वाई हो यहाँ पे 1 1 आना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक्स और वाई का कितना हो गया, नंबर ऑफ ईच एक्स एंड वाई इज़ 8, ठीक है। तो ये एक्स एंड वाई इधर रिवर्स कर लीजिएगा आप, है ना। एन आयनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ एटम एंड मेड अप ऑफ एटम
ए, यहाँ पे ए आएगा, एंड बी हैज़ एन फेस सेंटर cubic arrangement in which the atom A are present at the corners and B are present at the face center. If one atom is missing from the corner, what is the formula? ठीक है, इस तरीके से थोड़ा ट्विस्ट डाल दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, ए यहाँ पे प्रेजेंट है कॉर्नर्स में, कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कितना होता है 1/8। इन्होंने कहा है एक एटम मिसिंग है कॉर्नर से, तो एक एटम मिसिंग है तो कॉर्नर्स कितने प्रेजेंट है, 7 कॉर्नर्स प्रेजेंट है ना, तो 7 = 1/8। ठीक है, तो ये हो गया 7/8। ठीक है, इस तरीके से सेम इन्होंने इसमें तो कुछ बदलाव किया है क्या, नहीं इन्होंने इसमें तो कुछ बदलाव नहीं किया है इन्होंने, किसमें बी में, बी किस में प्रेजेंट है, फेस सेंटर में, तो फेस का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 6 × 1/2, तो यहाँ पे कितना आ गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे 8 × 3 = 24, तो 8 7 बी 24 आ गया। ठीक है, आई होप यहाँ से अब आपके कोई भी PYQs आपको कंफ्यूजिंग नहीं करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, क्लोज पैकिंग है ना सॉलिड। देखो सॉलिड में यहाँ पे क्लोज पैकिंग हो रही है। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि एटम्स अरेंज होते हैं रो में। ठीक है, कि हर एक एटम जो होता है वो एक दूसरे से टच हो। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। अब 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग आती है इसमें क्या होता है 2D क्लोज पैकिंग होती है ना, एंड द सेंटर ऑफ स्फीयर्स आर अलाइंड एंड वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से ए टाइप यहाँ पे हो रखी होती है। ठीक है, क्लोज पैकिंग कुछ इस तरीके से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देख रहे हो आप 1 2 3 4 टच कर रहा है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4। और यहाँ पे आप साथ ही साथ ये भी देखते चलो, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स कितना होता है 52.4%। ठीक है, अब 52.4% होगा। आगे हम इसकी पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पूरा पढ़ेंगे। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, ये 2D क्लोज पैकिंग होती है। इसमें रोज जो होते हैं अरेंज होते हैं, ऐसे कि जो सेंटर्स होते हैं वो यहाँ पे अल्टरनेटली अरेंज होते हैं। ठीक है, यानी कि मैं बताऊँ आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कुछ इस तरीके से होती है। एक सेंटर एटम 6 एटम से यहाँ से सराउंडेड होता है ना, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। और स्पेस कितना ऑक्यूपाई होता है 60.4%। ठीक है, अब क्लोज पैकिंग इन 3D की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेयर्स और रख देते हैं, है ना। अब 3D क्लोज पैकिंग में यहाँ पे फ्रॉम द 2D स्पेयर्स क्लोज पैक्ड लेयर्स ए टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 3D में किस तरीके से होगा। कुछ इस तरीके से हम 3D मॉडल बना देते हैं। ठीक है, तो पहले हम 2D की बात कर रहे थे, अब हम 3D में। ठीक है, 3D द अरेंजमेंट ऑफ स्पेयर्स इन अ फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड ए टाइप। और फिर हम उसे ए टाइप की अगर अरेंजमेंट होगी तो यहाँ पर क्योंकि सारे सेम है तो सेम अरेंजमेंट होगी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जब आप NCERT खोलोगे तो वहाँ पे इजीली वहाँ पे डायग्राम भी दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में यहाँ पे इन दिस टाइप ऑफ 3D पैकिंग जो सेकंड लेयर है वो प्लेस हो जाती है 1 टाइप ऑफ गैप इन द फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर इज आइडेंटिकल टू द फर्स्ट लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी टाइप हो रखा है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। यहाँ पे एफिशिएंसी 70 स्पेस जो कवर्ड होता है वो 74% होता है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या होती है, यहाँ पे 3D क्लोज पैकिंग हो रखी होती है। फर्स्ट 2 layers आर आइडेंटिकल टू दैट इन SCP एंड थर्ड लेयर इज डिफरेंटली कवर्ड विद द गैप कलेक्टिवली प्रोड्यूस बाय द फर्स्ट 2 layers एंड रिपीटेशन स्टार्ट फ्रॉम द फोर्थ लेयर। तो यहाँ पे ABC टाइप की यहाँ पे हो रखी होती है यहाँ पे अरेंजमेंट, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है। ठीक है, और जो स्पेस कवर्ड होता है पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि जितने भी नोबल गैसेस होती हैं हैव अ CCP स्ट्रक्चर एक्सेप्ट यहाँ पे हीलियम। ठीक है, जिसके पास SCP स्ट्रक्चर हो रखा होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर इन द 3D क्लोज पैकिंग, तो उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोल देते हैं। जैसे कि BCC में 8 होता है, AA टाइप में यहाँ पे 6 होता है, SCP में यहाँ पे 12 होता है, AB टाइप में, और CCP में यहाँ पे 12 होता है ABC टाइप में। ठीक है, अब यहाँ पे ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट टू पॉन्डर, जो कि फॉर द नीट JEE एग्जाम। अब ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो डिक्रीज होता है ऑफ द क्रिस्टल एस्टेस। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द कोऑर्डिनेशन नंबर विल इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद सोचो, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर जाने लगेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो साथ में चिपके थे इतने सारे एटम वो दूर दूर जाने लगेंगे। लेकिन जैसे मैं प्रेशर इंक्रीज कर दूँगी तो प्रेशर से क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स पास आने लगेंगे, तो एक एटम को बहुत सारे एटम यहाँ से टच करेंगे, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वॉइड्स की बात करेंगे। वॉइड्स क्या होती है, खाली जगह होती है, एम्प्टी स्पेस इन द एटम्स, तो उसको हम यहाँ पे कह देते हैं वॉइड्स इन द 3D पैकिंग। अब यहाँ पे 2 टाइप्स की वॉइड होती हैं इन SCP एंड CCP क्लोज पैकिंग में। तो यहाँ पे देखेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड होती है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है। टेट्राहेड्रल वॉइड आप देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पे 3 बॉल्स के ऊपर एक और बॉल रख दिया हमने, 3 लड्डू के ऊपर एक और लड्डू रख दिया। ठीक है, द वॉइड इज फॉर्म्ड बाय द 4 स्पेयर्स एंड 3 इन अ 1 लेयर एंड 4 इन अ नेक्स्ट। ठीक है, 4th वन इज द नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 4 होते हैं, 3 नीचे में होता है, जो 4th वाला होता है वो ऊपर होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया।
ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो बॉडी सेंटर और एट द एज भी मिलता है। तो ये जो वॉइड होते हैं वो आर फॉर्म्ड बाय द 6 एटम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 वन लेयर में होते हैं और नेक्स्ट 3 अदर लेयर में होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6, ठीक है। अब यहाँ पे हम रेशियो के बारे में बाद में बात करेंगे, तो यहाँ पे आगे चलता है। लोकेशन ऑफ द वॉइड एंड नंबर ऑफ वॉइड, देखो टेट्राहेड्रल वॉइड एफसीसी यूनिट सेल में जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो बॉडी डायगोनल में प्रेजेंट होते हैं एंड 2 टेट्राहेड्रल वॉइड इन ईच बॉडी डायगोनल हैज टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड आर प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। इससे क्वेश्चन बनता है, तो नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट होता है वो n होता है, लेकिन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होती है, ठीक है, उसकी डबल होती है। और ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे, एफसीसी इन ऑक्टाहेड्रल सेल प्रेजेंट एट द एज सेंटर एज वेल एज द बॉडी सेंटर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एनाइन जो होते हैं एटम्स होते हैं n होता है। ऑक्टा नंबर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है वो n होती है, जो टेट्राहेड्रल वॉइड होती है वो 2n होती है। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड अगर मैं बात करूँगी तो टोटल अगर मैंने पूछा तो टोटल कितनी होंगी, यहाँ पे 3n हो जाएंगी, ठीक है, ऑक्टा और टेट्रा की मिला के। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस की बरसात होगी और PYQs हैं ये, ठीक है, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, PYQs है। इन एन आयनिक सॉलिड एनाइन B are present at SCP lattice and cation A are present in a 1/4 of the tetrahedral void. What is the formula of the compound? ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि आयनिक सॉलिड में यहाँ पे एनाइन B प्रेजेंट है SCP में, तो हम मान लेते हैं कि एनाइन B जो है वो N है, ठीक है, हमने n मान लिया। अब उसमें यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड हमें पता है डबल होती है टू दैट ऑफ एनाइन, या कोई भी यहाँ पे कैटाइन एनाइन दिया रखा हो तो 2n हो गया। अब यहाँ पे कैटाइन A की बात करेंगे तो A में कह रहा है 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। अब टेट्राहेड्रल वॉइड तो यहाँ पे 2n है, तो 1/4 कर देंगे हम 2n का, तो n/2 आ जाएगा, ठीक है। अब n/2 आ गया तो रेशियो देखोगे आप कि A का कितना है, A का यहाँ पर कितना है, A का तो हमारा n/2 निकला ना, n/2, और B का हमारा n है, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 रेशियो हो जाएगा, जो फॉर्मूला आएगा वो AB2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 है वो शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो A जैसे 1/2 है और B है, तो यहाँ से फाइनली क्या बन जाएगा, A1B2, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मूला दैट इज़ फॉर्म्ड फाइनली। नाउ now we are moving to the next part, next question. Now we are moving to the next question. A compound is formed by 2 elements M and N, ठीक है। The element N form CCP atoms of M occupy 1/3 of the tetrahedral bonds. अब देखो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, एक कंपाउंड है जिसके पास 2 एलिमेंट है M और N, ठीक है, और जो N है वो CCP बना रहा है एंड एटम M है वो 1/3 ऑक्यूपाई कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड के, ठीक है। तो N को हम मान लेंगे क्या, N को हम मान लेंगे N, मतलब एनाइन को N मान के चल रहा है ना, वो इक्वल टू N हो जाएगा। अब एनाइन को हमने यहाँ पे N कंसीडर किया है, तो नंबर ऑफ एटम जो कि M में प्रेजेंट होंगे वो कितने होंगे, सी M में कितने प्रेजेंट होंगे, M जो है 1/3 ऑक्यूपाई कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड्स के, तो ये यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी बनेगी, 2n बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे 2n बनेगी तो 2n, और ये ऑक्यूपाई कितना कर रहा है, 1/3 कर रहा है, तो 1/3, ठीक है। तो जब रेशियो बनाओगे आप N और M का, तो N और M का लास्ट क्वेश्चन की तरह रेशियो बनेगा, और N3 M2 यहाँ पे इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, ज़रा सी भी हेल्प हो रही हो, बच्चे डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो, ठीक है। PDF की टेंशन मत करना, टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगी। अब यहाँ पे बात करें आगे, एटम्स ऑफ ए B form SCP and those of element A occupy 2/3 of a tetrahedral voids and form the compound. What is the formula of that compound? Now see बच्चे, यहाँ पर जो हमारे पास एटम है B का वो फॉर्म कर रहा है SCP, ठीक है। तो B एटम फॉर्म कर रहा है SCP, और जो एलिमेंट है A का वो ऑक्यूपाई कर रहा है 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड एंड फॉर्म द कंपाउंड। नाउ फॉर्मूला बताना है हमें। नाउ B के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पे सपोज कर लो N एटम है, ठीक है, और A के बारे में बात करेंगे तो A का इन्होंने कहा है 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, अगेन हम 2n कर देंगे, 2/3 कर देंगे और सेम चीज़ आ जाएगी, वही सेम पैटर्न में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नाउ सी बच्चों, दिस इज द रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव टू केयरफुली अंडरस्टैंड। इन एन आयोनिक सॉलिड एनाइन B are present at SCP lattice, cation A present at equal and number of octahedral and tetrahedral void. If 1/2 of the tetrahedral void are occupied, then derive the formula. Now see
समझ आया? करके देखो। यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ एनाइन जो है, मान लो कि बी में हमारे प्रेजेंट है वो n है, लास्ट क्वेश्चन की तरह है ना, हम n कंसीडर करेंगे तो ईजी हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो n ही होती है, ये भी हमें पता है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है, वो होती है 2n होती है, ये तो हमें पता है 2n होती है ना। सी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैटायन A के पास इक्वल नंबर ऑफ ऑक्टा एंड टेट्राहेड्रल वॉइड होती है। अगर 1/2 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर लेती है, मतलब ये टेट्राहेड्रल वॉइड का हमने हाफ कर दिया, तो क्या होगा, देन डराइव द फॉर्मूला ना। सी उसमें करना क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे बी एटम जो है वो एससीपी लैटिस बना रहा है, ए में दोनों प्रेजेंट है, तो बी तो यहाँ पे बी में तो एन रहेगा बस, ठीक है। और ए का यहाँ पे दोनों वॉइड इसमें प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इसका हाफ करेंगे तो n/n यहाँ पे 2n हो जाएगा, तो ए यहाँ पे 2 हो गया और बी यहाँ पे बी मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, बी हमारा 1 होगा, ठीक है। तो बी हमारा 1 होगा, तो B1 A2। आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है, PYQ है ये हमारा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी से और भी क्वेश्चंस हैं जो कि आए हुए हैं नीट में, जेई में। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन इतने ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इफ इट इज क्रिस्टलाइज इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मास दे रखा है। अब नाउ सी 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में, यानी कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में इतने मोल्स होते हैं, ठीक है। कितने मोल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, 6.022 × 10⁻23। नाउ 8.1 में कितने हो गए, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम इसको 27 को नीचे रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 8.1 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम इन FCC यूनिट, वो 4 आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने आएंगे इन 1.8। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 4 से, फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, हर तरीके के PYQs लाई हुई, ये सारे के सारे PYQs हैं, ठीक है। सारे के सारे PYQs हैं, नीट में आए हुए हैं, जेई में आए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये सारे आपको खुद करने हैं, ठीक है, ये सारे आपको खुद करने हैं, ओके। ना क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं और इसकी PDF जो है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से बाहर और कोई क्वेश्चंस जा ही नहीं सकते, सारे PYQ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब बात करते हैं पैकिंग इफ़िशियंसी के बारे में। ना पैकिंग इफ़िशियंसी क्या है, पैकिंग इफ़िशियंसी एक इफ़िशियंसी है जिसमें हम यहाँ पर देखते हैं कितना यहाँ पर स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, उसको हम यहाँ पर परसेंटेज के फॉर्म में देखते हैं, कितना एक पार्टिकल एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ एटम वर्सेस द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर पैकिंग इफ़िशियंसी हम यहाँ पे सबसे पहले सिंपल क्यूबिक सेल की देख रहे हैं, ठीक है। डिटेल में अगर आऊँगी यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखना कि यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ले लिया या क्यूब ले लिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे स्क्वायर से मैंने क्यूब बना दिया है एक, बहुत सुंदर सा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि मैंने क्या क्या करा है, हर एक स्टेप समझना। यहाँ पर अगर मैं इसे A बोल दूँ या B बोल दूँ, तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो A है, और इसमें कितने यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी यहाँ पे रेडियस आ रही हैं, तो यहाँ पे टू रेडियस आ रही हैं। तो एक जो A है वो 2R से मिलके बना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे A = 2R, और वॉल्यूम जो क्यूब का होता है वो होता है 1 क्यूब, और A = हमारा क्या हुआ है 2R, तो यहाँ पे 8R³ आ गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्क्वायर पर यूनिट सेल कितने प्रेजेंट होता है, यहाँ पे 1, ठीक है, फॉर द सिंपल क्यूबिक। और जो वॉल्यूम होता है ऑल स्पेयर्स का हम देखेंगे, तो यहाँ पे Z इंटू दी यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर विच इज़ 4/3 πr³, तो यहाँ पे अपना 4/3 πr³ आ जाएगा। अब यहाँ पे पैकिंग इफिशिएंसी देखोगे कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ऑफ एन एटम, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया है, विच इज़ 4/3 πr³ वर्सेस यहाँ पे एक यूनिट सेल कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, यूनिट सेल तो हमारा 2 πr³ कर रहा है इंटू 100, तो यहाँ पे पैकिंग इफिशिएंसी हमारी कितनी आई है, 52.4% आई है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पे फेस सेंटर क्यूबिक सेल की FCC, जिसके अंदर SCP और CCP स्ट्रक्चर भी इसी परसेंटेज को फॉलो करेंगे फॉर दी पैकिंग इफिशिएंसी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। अब फेस सेंटर में क्या होता है कि हमें यहाँ पे एक फेस लेना पड़ेगा, एक फेस को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक डायगनल मैंने यहाँ पे बना दी, सपोज करो वॉल पे एक डायगनल मैंने बना दी है ना, इसको ABC बोल दिया मैंने यहाँ पे, जो कि यहाँ पे मैंने हाईलाइटेड वे में बनाया। नाउ सी AC जो होगा वो स्क्वायर होगा, यहाँ पर किसके इक्वल होगा, पाइथागोरस थ्योरम हम बेसिक सी लगा देंगे, तो यहाँ पे AC हमारा इक्वल आ जाएगा √2A के, ठीक है।
और साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ यहाँ पे AC 4R के इक्वल है तो कैसे है, यहाँ पे मैं जूम इन करके दिखा रही हूँ। जैसे मैंने बोला 4R के कैसे इक्वल है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि AC में यहाँ पे कितने यहाँ पे बन रहे हैं आपके, ये A है, ये यहाँ पे A बोलूँ या फिर मैं R के टर्म्स में भी बोल सकती हूँ R, ये 2R, ये R, ठीक है, ये तो हाफ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे रेडियस कंसीडर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझो, तो AC जो है हमारा, AC जो है वो हमारा इक्वल है किसके, 4R के, और AC हमारा इक्वल है √2A के। तो हमारा जो मैं कह सकती हूँ इनडायरेक्टली कि 4R इज इक्वल टू √2A, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा इससे बन गया है। अब यहाँ पे देखो आगे हमने क्या करा है, इसी को फर्दर हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। A इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे कह दिया है क्या, 2√2R, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगा, यहाँ पे हमने A को ही यहाँ पे क्यूब कर दिया तो 16√R³ आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ ऑल स्फीयर जो होगा Z से मल्टीप्लाई कर देंगे। FCC के लिए Z की वैल्यू 4 होती है, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पे 16/3 πr³, ठीक है। अब पैकिंग इफिशिएंसी यहाँ पे वॉल्यूम ऑक्यूपाई टोटल वर्सेस द एक यूनिट जो हमारा सेल होता है इनटू 100, तो यहाँ पे 74% आ जाती है, चाहे FCC हो, SCP हो या CCP हो, सबके लिए पैकिंग इफिशिएंसी जो होती है वो 74% ही रहेगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे BCC के लिए, यानी कि बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल के लिए। यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे फिर से हम उसी तरीके से कंसीडर करते हैं, लेकिन इस बार हमें बॉडी सेंटर में कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। इमेजिन करो कि एक रूम के एक मार्जिन से दूसरे रूम के दूसरे मार्जिन तक यहाँ पे एक डायगोनल बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे AC यहाँ पे √2A के इक्वल हो जाएगा। और अगर हम अलग अलग ट्रायंगल कंसीडर करके देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने ट्रायंगल बना दिया है। सबसे पहले हम ABC लेंगे, फिर हम उसके बाद ACD लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे इस पर कंपेयर करोगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 4R/√3, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्दर जो है एक वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, तो यहाँ पे A³ होता है और यहाँ पे हमारा 64R³/3√3 आ जाएगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर को लेंगे, स्फीयर का टोटल वॉल्यूम कितना बन रहा है। अब BCC के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया है। तो Z की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया है वॉल्यूम से, और फर्दर हमारा जो वॉल्यूम है इससे मल्टीप्लाई हो चुका है। दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ऑल स्फीयर का वॉल्यूम है और ये यहाँ पे एक यूनिट सेल का वॉल्यूम है इनटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे फर्दर कितना आएगा, तो BCC के लिए यहाँ पे फर्दर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 68%। यहाँ पे इसकी पैकिंग इफिशियंसी आई है। समझ आई बात। अब यहाँ पे एक क्रिप्स टेबल है जो आपको याद रखनी है। डेफिनेट से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं और मैं PYQ लाई भी हूँ, सॉल्व कराऊंगी अभी आपको। यूनिट सेल आप देखोगे सिंपल प्रिमिटिव में यहाँ पे A इज इक्वल टू √2R होता है। A का रिलेशन है, A और R का रिलेशन पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो Z की वैल्यू 1 होती है, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई है 52.4%। तो इसको याद रख लोगे, कैलकुलेशन करोगे तो और इजी पड़ जाएगा आपको। FCC SCP या CCP के लिए A इज इक्वल टू √2R होता है, Z की वैल्यू 4, 74% पैकिंग एफिशिएंसी। BCC के लिए A इज इक्वल टू 4/√3R, Z की वैल्यू 2, 68%। ये वैल्यूज़ भी याद हो जाती हैं, Z की वैल्यू भी याद हो जाती है। ये रिलेशन नहीं भूलना है, इससे क्वेश्चन बनता है, इसकी वैल्यू याद करनी है, ठीक है। अभी के अभी याद कर लो, सबसे पहले इसको याद कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला PYQ क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे एक स्क्वायर हैज़ 4 एटम ऑन इट्स कॉर्नर, व्हाट इज़ इट्स पैकिंग एफिशिएंसी। ये PYQ है बच्चे नीट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख के चलना है किस तरीके से यहाँ पे पूछा है। ए स्क्वायर हैज़ 4 एटम ऑन इट्स कॉर्नर, व्हाट इज इट्स पैकिंग एफिशिएंसी। तो यहाँ पे कैसे पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे आप। तो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, कि हमें यहाँ पे ऑल कितना होता है, एक एरिया कितना होता है टोटल, यहाँ पे एक एरिया होता है πr², ठीक है। और टोटल कितना है यहाँ पे 4πr²। तो यहाँ पे आप देखोगे πr² अपन टोटल कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा π/4 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आई। चलिए अभी आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम हैज़ CCP लैटिस, इट हैज़ ए मेटालिक रेडियस ऑफ दिस। यानी कि हमें क्या क्या गिवन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पे इस तरीके से कॉलम होता है, इस कॉलम में लिखोगे गिवन, उसके बाद लिखोगे R इज इक्वल टू 125 पिकोमीटर। अब यहाँ पे सुनो, पिकोमीटर दे रखा है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, तो हम लिख सकते हैं 125 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरीके से। और कुछ गिवन है, और तो हमें कुछ गिवन नहीं है। क्या निकालना है अब हमें,
निकालना है हमें द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। अब एज लेंथ निकालनी है हमें यूनिट सेल की, ए निकालनी है। तो CCP लैटिस के लिए यहाँ पर हम देखते हैं A = 2√2R यहाँ पर रिलेशन होता है। तो √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, ठीक है, 125, ठीक है। अभी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो -10 से, ठीक है, नहीं तो मैंने आगे यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से याद रखना है। ये चीज़ें कन्वर्जन में कभी कभी आपको ऑप्शन में दी होती है, नीट के एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन हैं तो आपको आंसर तो आ जाता है, लेकिन अगर आप कन्वर्ट नहीं करोगे तो कैसे वो माना जाएगा, है ना। तो आप उसको ध्यान में रख के चलिए। फर्दर इसमें सेकंड में पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन अ क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछी जा रही है, नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछी जा रही हैं। तो यहाँ पे = टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, है ना। तो टोटल वॉल्यूम कितना है 1, ठीक है, सॉरी टोटल वॉल्यूम हमारा नीचे आ जाएगा यूनिट वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, ठीक है, वो इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन जो आंसर आएगा वो 2.2624 आ जाएगा। ये समझ आया आपने हमने कैसे किया। तो यहाँ पे सेकंड वाली चीज़ में भी हमें एक चीज़ गिवन थी, वो थी कि यहाँ पे हमें वॉल्यूम हमने टोटल वॉल्यूम 1 क्यों लिया था, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया था, ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 लिया था। अब बात करते हैं आगे, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन, यानी कि हम डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। डेंसिटी कैसे निकाली, वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल = A³, मास ऑफ ए यूनिट सेल कितना होता है Z × मास ऑफ द ईच एटम। तो मास जो होता है वो कैसे हम निकालते हैं, मास ऑफ एन एटम कैसे निकालते हैं, मोलर मास बाय Na, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने Z = m / Na एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे हम डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल निकालते हैं, तो मास ऑफ ए यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल। तो मास जो होता है मास बाय वॉल्यूम ही तो होता है डेंसिटी, तो बस हमें मास को रख देना है, वॉल्यूम को रख देना, हमारी डेंसिटी आ जाएगी। अब यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया कितना, हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे बन चुका है Z × m / Na A³, ठीक है। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इधर उधर एक भी मिसमैच हुआ ना तो पूरा आंसर गलत आएगा, इसको याद कर लो। ZM साथ में रहेंगे, Na और A साथ में रहेगा, ऐसे याद कर लो, ठीक है, ZM Na, ठीक है, और क्यूब लगा देंगे हम A पे। अब यहाँ पे ये PYQs हैं, फिर से ये सारे PYQs हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे बिल्कुल सिंपल नहीं लाई हूँ। ये PYQs में इसीलिए लिख के लाई हूँ ताकि आपको ये ईजी लगे। एक चीज़ पर हम कुछ कर लेते हैं तो वो चीज़ ईजी लगने लगती है। अब एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन FCC स्ट्रक्चर, एटॉमिक रेडियस ऑफ ए मेटल कितना दे रखा है, फिर से हमें रेडियस दे रखी है, लेंथ ऑफ ए यूनिट सेल निकालनी है। या तो हमारा पिछले वाले टॉपिक से ही यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ए की यहाँ पे वैल्यू निकल जाएगी। FCC के लिए बोला था तो A = 4/4R/√2 लिख लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा पिकोमीटर में, ठीक है। अब यहाँ पे एक एलिमेंट विद द डेंसिटी, अब यहाँ पे डेंसिटी पे क्वेश्चन आया हुआ है, डेंसिटी इतनी दे रखी है और ये FCC लैटिस बना रहा है, एज लेंथ यहाँ पे A दे रखी है। तो क्या क्या दे रखा है हमें इस क्वेश्चन में, हमें यहाँ इस क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है, हाँ गिवन है, डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे और सेकंड चीज़ क्या गिवन है कि हमारे पास एज लेंथ गिवन है, तो A भी दे रखा है हमारे पास। अब A दे रखा है तो हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें निकालना है मास निकालना है। तो मास को निकालना है, इधर शिफ्ट कर दो डेंसिटी को और इधर शिफ्ट कर दो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इधर उधर शिफ्ट कर दोगे तो ऑब्वियसली हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, ठीक है। सॉलिड्स स्टेट में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या क्या सॉलिड में इम्परफेक्शंस भी हो सकती हैं। एनी डेविएशन फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड डिफेक्ट इन सॉलिड, ठीक है। किसी भी चीज़ में जनरली भी किसी भी चीज़ में इम्परफेक्शन तो होती ही है, तो यहाँ पे हम इसको डिफेक्ट के टर्म्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट होता है। अब पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, डेविएशन हो जाता है आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट पे ही यहाँ पे कुछ डेविएशन होता है, ठीक है। और लाइन में क्या होता है, यहाँ पे डिफेक्ट आ जाता है लाइन एंड डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट इन एंटायर रो ऑफ द लैटिस। अगर एक पूरी रो में यहाँ पर डिफेक्ट आया तो उसको लाइन डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब दोनों की दोनों क्रिस्टल डिफेक्ट हम किसको बोल रहे हैं, दोनों की दोनों, चाहे वो लाइन डिफेक्ट हो चाहे वो पॉइंट डिफेक्ट हो, ये दोनों के दोनों डिफेक्ट को हम क्रिस्टल डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बात कर रहे हैं डिफेक्ट के बारे में, ठीक है ना, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट, ठीक है। अब पॉइंट डिफेक्ट में भी फर्दर ये यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। इस चैप्टर में अभी हम यहाँ पे पॉइंट डिफेक्ट की ही बात करेंगे, वो भी डिटेल में, ठीक है।
स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी एंड नॉन स्टेक्योमेट्री डिफेक्ट। स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट में हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे बेसिकली स्टेक्योमेट्री मेंटेन होगी, ठीक है। तो ये भी फर्दर दो में डिवाइडेड हो जाता है, नॉन आयोनिक सॉलिड वर्सेस आयोनिक सॉलिड, ठीक है। अब आयोनिक सॉलिड में आयंस इन्वॉल्व होंगे, नॉन आयोनिक सॉलिड में आयंस इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। कैटाइन एनाइंस इन्वॉल्व नहीं होंगे। शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट आर द एग्जांपल्स ऑफ द आयोनिक सॉलिड। तो आयोनिक सॉलिड के अंदर हम शॉर्टकी फ्रैंकल पढ़ेंगे, नॉन आयोनिक के अंदर वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़ेंगे। और नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट में यहाँ पे स्टेक्योमेट्री मेंटेन नहीं होगी, तो यहाँ पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट हम पढ़ेंगे, वो भी डिटेल में, ठीक है। तो स्टेक्योमेट्री समझ आ गई। तो these are the point defects that do not disturb the stoichiometry of the solid and they are also called intrinsic और thermodynamic defect, ठीक है। अदर नेम्स भी इंपॉर्टेंट है, इसके देख लेना। हम डेफिनेटली मैं बच्चे यहाँ पे जो जिस तरीके से नोट्स लाई हूँ ना, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लिख के लाई हूँ, ठीक है। ये इस पर फोकस करना, यहाँ पे मैंने एक एक उसका दिया है। और ये जो क्वेश्चन है ना नीट में इस तरीके से आते हैं, असर्शन रीजन बेस्ड। 4 यहाँ पे आपको दी जाती हैं यहाँ पे स्टेटमेंट्स, किसमें यहाँ पर डेंसिटी घटती है, डेंसिटी बढ़ती है, ठीक है। ये मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या बात कर रही हूँ मैं। वैकेंसी डिफेक्ट, व्हेन सम ऑफ द लेटिस साइड वैकेंट एंड द क्रिस्टल इज सेड टू हैव अ वैकेंट डिफेक्ट। कुछ जो लेटिस साइड होती हैं वो वैकेंट होती हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पर ये साइड जो है वो वैकेंट है, इसको वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। अब एक बात बताओ, कोई क्लास है और 2 सीट खाली हैं, तो डेंसिटी बढ़ रही है क्लास की या घट रही है क्लास की? ऑब्वियसली डिक्रीज हो रही है, ठीक है। दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो डेवलप व्हेन हीटेड, हीट से भी ये डिफेक्ट डेवलप हो सकता है। तो इसमें डेंसिटी वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होती है, डिक्रीज होती है। आप मेरे को बताओगे वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें इंटरस्टियल डिफेक्ट की, तो यहाँ पर क्या होता है, व्हेन सम ऑफ द पार्टिकल ऑक्यूपाई द इंटरस्टियल साइड, है ना, आपकी क्लास है, कुछ और बच्चे आपकी क्लास में आके बैठ गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर, और यहाँ पे इंटरस्टियल साइड यहाँ पे क्या कर ली जाती है, यहाँ पे स्पेस इनका एक्यूपाई हो जाता है, तो यहाँ पे डेंसिटी बढ़ती है। ये तो याद कर लोगे। अब शॉर्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। शॉर्ट की किसकी वजह से होती है ये पूछी जाती है, ठीक है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में वैकेंट डिफेक्ट होता है, यहाँ पर मिसिंग ऑफ द एनाइन एंड कैटाइन, कैटाइन एंड एनाइन दोनों के दोनों यहाँ मिसिंग होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या कैटायन की वजह से होती है डिफेक्ट या फिर सिर्फ एनाइन की वजह से, या दोनों ही गायब रहते हैं? तो बोथ आंसर होगा इसका। और इस डिफेक्ट में डेंसिटी ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज होगी। एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे NaCl, KCl, CCl, ठीक है। AgBr यहाँ पे क्या होता है, इसकी तरह एक्ट करता है। एक्सेप्शन समझ लो, या शॉर्ट की या फ्रैंकल दोनों में आता है, ठीक है, या दोनों का फ्रेंड समझ लो AgBr को, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है ये कब होता है, इस पर भी क्वेश्चन आया है, कब होता है, कैटाइन एनाइन। तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाता है, व्हेन स्मॉलर आयंस स्पेशली और यूजुअली कैटायंस आर डिस्प्लेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड टू द इंटरस्टियल साइड, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक स्मॉल आयन है और यहाँ पे हमारा कैटायन है, वो अपनी जगह से किसी और दूसरी नॉर्मल साइड में चला जाता है। मान लो कि आप अपनी ही क्लास में हो और आप अपनी सीट से, अपनी टेबल से उठ के किसी और के बेंच में, टेबल पे जाके बैठ जाते हो, तो ओवरऑल डेंसिटी तो सेम ही रहेगी ना। आप डिस्प्लेस हो रहे हो अपनी जगह से, लेकिन आप क्लास से बाहर अंदर तो जा नहीं रहे हो, डेंसिटी विल रिमेन सेम, ठीक है। और इसमें हम इसको क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। डिसलोकेशन इफेक्ट बोलते किसको हैं, शॉर्ट की को बोलते हैं, फ्रैंकल को बोलते हैं, वैकेंसी को बोलते हैं, इंटरस्टियल को बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ZnS, AgCl, AgBr, AgI ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे फ्रैंकल के हैं, ठीक है। अब ये सारे का सारा मैंने यहाँ पे एक आपको इन शॉर्ट में बता रही हूँ, लार्ज साइज डिफरेंसेस बिटवीन कैटायन एंड एनाइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जो कैटायन और एनाइन में होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीजेज इन ए शॉर्ट की डिफेक्ट एंड वैकेंसी डिफेक्ट, ये समझ आई डेंसिटी किधर डिक्रीज होती है, डेंसिटी डिक्रीजेज इन शॉर्ट की डिफेक्ट एंड वैकेंसी डिफेक्ट, समझ आया। दोनों के दोनों में ही डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन वैकेंसी डिफेक्ट में यहाँ पे किसी की वजह से नहीं, लेकिन शॉर्ट की डिफेक्ट में यहाँ पे किसकी वजह से हो रही है, एनायन और कैटायन दोनों की वजह से, दोनों अपनी क्लास छोड़ के चले गए। और डेंसिटी डज नॉट चेंज इन अ फ्रैंकल डिफेक्ट, डेंसिटी फ्रैंकल डिफेक्ट में तो चेंज हो ही नहीं रही है, आप अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहे हो, ठीक है, कहीं और नहीं जा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीजेज इन इंटरस्टियल डिफेक्ट, कोई आपकी क्लास में आ रहा है तो यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स
के बारे में बात करेंगे। जैसे कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, जब कोई मोल्टन NaCl में कंटेनिंग अ लेटर अमाउंट ऑफ यहाँ पे SrCl2 is crystallized, some of the sites of Na are occupied by Sr2 plus and replaces by यहाँ पे सोडियम। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि मोल्टन NaCl में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, SrCl2 जो होता है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो यहाँ पर Na आयन प्लस जो होता है वो ऑक्यूपाइड कर लिया जाता है। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे अगर जैसे ये Sr2 प्लस है तो Na प्लस और Na प्लस आ जाएगा उसकी जगह पे, है ना, 2 Na आएंगे तब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करेगा ही ना एटम, ठीक है, न्यूट्रल तो वो रहेगा ही ना, ठीक है। अब यहाँ पे इट ऑक्यूपाइज द साइट ऑफ ए वन आयन एंड अदर्स आयन रिमेन वेकेंट, नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर सपोज करो ये क्रिस्टल है तो यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया कि यहाँ से NaCl गायब कर दो, अब NaCl तो 2 जगह पे था, NaCl तो सॉरी Na प्लस तो यहाँ भी था, Na प्लस तो यहाँ भी था। अगर ये अपनी प्लेस से गायब हो गया है ना, यहाँ से NaCl गायब हो जाएगा तो यहाँ पे Sr2 प्लस आएगा ना, तो यहाँ पे एक जगह खाली रह गई, ठीक है। तो ऑक्यूपाई साइड जो होता है वो वेकेंट रह जाती है यहाँ पे किसी और, लेकिन न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हो NaCl और Sr2Cl का, और साथ ही साथ CdCl2 और AgCl का भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे डेफिनेटली 100% क्वेश्चन आते हैं, विच इज़ रेडियस रेशियो। इट इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत रहती है और इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन PYQ में लाई हूँ, अभी कराती हूँ आपको। तो यहाँ पे रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियस ऑफ द कैटायन वर्सेस रेडियस ऑफ द एनायन अपॉन रेडियस ऑफ द एनायन। तो यहाँ पे R प्लस R माइनस इतना सिंपल नहीं है, अब यहाँ पे इसकी सबकी रेडियस रेशियो याद करनी होगी आपको, ठीक है। 4 बार लिखोगे बिना देख के तो ऑब्वियसली याद हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ग्रेटर द रेडियस रेशियो कैटायन बिगर, देखो जितना ज़्यादा रेडियस रेशियो होना है तो आपने देखा रेडियस रेशियो बड़ा कैसे होगा, जब जितना ज़्यादा यहाँ पे कैटायन का रेडियस होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे रेडियस रेशियो होगा, ठीक है, उतना ही बड़ा यहाँ पे वॉइड, उतना ही बड़ा यहाँ पे वॉइड होगा, ठीक है। देखो जितना बड़ा यहाँ पे एटम लेंगे तो उतना बड़ा यहाँ पे वॉइड भी तो क्रिएट होगा, ये देख लो, समझे, तो वॉइड भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। अब जितना बड़ा एटम होगा उतने ही ज़्यादा एटम उसको घेरने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले रेडियस रेशियो हम यहाँ पे किसकी देख रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से बताऊँ आपको। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 3 है, ठीक है, और उसमें जो है यहाँ पे ट्रायगोनल वॉइड बन रही है, तो उसकी रेडियस रेशियो यहाँ पे कितनी हो सकती है, या किसी भी 2 पैरामीटर को देख के थर्ड पैरामीटर पूछा जा सकता है कि रेडियस रेशियो यहाँ पे 0.155 से लेके 0.225 तक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है या ट्रायगोनल वॉइड है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो, टाइप ऑफ वॉइड बता दो, डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। और एग्जाम्पल तो याद कर ही लेना है, टेट्राहेड्रल वॉइड का ZnS और BCC का याद कर लो, यहाँ पे CsCl, एक एग्जाम्पल है, चारों याद कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, ट्रायगोनल वॉइड का 3 होता है, तो इसकी यहाँ पे रेडियस रेशियो कितनी होती है 1.55 to 0.225, ठीक है। टेट्राहेड्रल की यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और यहाँ पे रेडियस रेशियो इस तरीके से है, ठीक है, 0.225 से 0.414, ठीक है। तो ये तो इधर शिफ्ट होता जा रहा है, या आप तो बस वही करना है। ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और यहाँ पे आपकी रेडियस रेशियो दे रखी है, BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है और यहाँ पे आपकी रेडियस रेशियो देख रखी है। आइए क्वेश्चन करते हैं PYQ, एक बार करो, पहले खुद करो, करके देखो भाई, पॉज करो वीडियो, करके देखो इसको। अब जो आयनिक रेडियाई है ऑफ Mg2 प्लस एंड O माइनस, यहाँ पे जो है ये बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। आयंस आर हैव दिस 66 पिकोमीटर एंड दिस रिस्पेक्टिवली व्हाट आर द टाइप ऑफ द इंटरस्टेलर वॉइड आर लाइकली टू ऑक्यूपाई, व्हाट आर द प्रोबेबल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द Mg2 प्लस आयन। अब नाउ सी, ठीक है, कितनों ने इसको सॉल्व किया था ये मुझे बताओ आप, ठीक है। क्वेश्चंस अगर आप ऐसे लिख दो कि किस टॉपिक से आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए या नेक्स्ट आपको किस पे वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए लिख के लाऊंगी,
ठीक है। और ये टॉपिक ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। इस अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी ना तो मिनिमम मैक्सिमम में आप कंफ्यूज हो जाते हो। अभी मैं कराती हूँ आपको, पहले ये क्वेश्चन करेंगे। रेडियस रेशियो हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे हमें दिया भी जा रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है व्हाट टाइप ऑफ इंटरस्टेशियल वॉइड, यहाँ पे कौन सी वॉइड बनेगी, ठीक है, और कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है। जब हमें यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की यहाँ पे रेडियस रेशियो या रेडियस गिवन है, तो यहाँ पे पहले हम Mg की लिखेंगे, फिर O माइनस की लिखेंगे, O2 माइनस की लिखेंगे। दोनों की यहाँ पे हमने रेडियस लिखी और 0.47 आ रही है। तो 0.47 किसके बीच में आती है आप मुझे बताओ। 0.47 यहाँ ऊपर भी देख लोगे आप, तो 0.47 दोनों के बीच में आ रही है ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है ना। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो 6 होता है, ठीक है। तो याद रखना है। इससे एक और एग्जांपल आप याद रख लो, ठीक है, MgO NaCl, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। नाउ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। द रेडियस ऑफ ब्रोमाइड आयन इज 0.182 नैनोमीटर, ठीक है। हैविंग लार्ज अ कैटायन कैन फिट इन ईच टेट्राहेड्रल होल, ठीक है ना। हाउ लार्ज, सॉरी यहाँ पे हाउ लार्ज लिखा है, ठीक है। तो कितना बड़ा वो कैटायन होगा कि यहाँ पे कितना बड़ा यहाँ पे वो फिट हो सके उसमें। हाउ लार्ज है कैटायन कैन फिट इनटू द ईच टेट्राहेड्रल वॉइड, कितना बड़ा होगा। अब मेरे से हमसे क्या पूछ लिया उसने हमसे रेडियस पूछा है। पूछा किसका है, ब्रोमाइड आयन का पूछा है ना। अब ब्रोमाइड आयन का पूछा है उसने, तो यहाँ पे हमें उसने कुछ दिया भी है। तो ब्रोमाइड आयन का रेडियस हमें गिवन है, लेकिन हमें यहाँ पे कैटायन के बारे में बताना है, ठीक है। तो ब्रोमाइड आयन तो नेगेटिव होता है, तो इससे हमें समझ गए। तो यहाँ पे क्या है, R माइनस है, ठीक है। तो R माइनस है ना। अब टेट्राहेड्रल वॉइड की बात कर दिया है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड हमारी इस रेंज में रहता है, ठीक है। 0.225 से लेके 0.414 के बीच में रहता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आपको करा ही देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, आप ऐसे कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो ब्रोमाइड, तो ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रोमाइड क्या है, ब्रोमाइड हमारा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होता है, इसको हमें दे रखा है कितना 0.182, ठीक है। तो रेडियस रेशियो में हम देखेंगे कि R प्लस इज इक्वल टू, मैं कह सकती हूँ R माइनस, ठीक है, इनटू में मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, टेट्राहेड्रल में यहाँ पे कितना रेडियस रेशियो होता है वो लिख सकती हूँ टेट्राहेड्रल में, ठीक है। तो R प्लस इज इक्वल टू R माइनस, कितना दे रखा है इन्होंने, अब R माइनस इन्होंने दे रखा है, कितना दे रखा है 0.182 नैनोमीटर इनटू। अब सवाल आता है यहाँ पे कि टेट्राहेड्रल वॉइड इन दोनों में से कौन सा चूज़ करेंगे, ठीक है। किन दोनों में से, टेट्राहेड्रल वॉइड हमें पता है कि ये किसके बीच में होती है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल में बात करेंगे तो ये यहाँ पे 0.225 से लेके 0.414 के बीच में होती है। अब ना अब उसने पूछा है हाउ लार्ज, ये वर्ड पे फोकस करना है, हाउ लार्ज, ठीक है। कितना बड़ा यहाँ पे कैटायन होगा, कितना बड़ा होगा। अब बड़े के लिए यहाँ पे हमें किसको कंसीडर करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इसको ही तो कंसीडर करना पड़ेगा, 414 को, ठीक है। इसको तो कंसीडर नहीं कर सकते ना, तो इसको हम एलिमिनेट करेंगे। कितना बड़ा होगा तो हमें बड़ी वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर छोटा वाला कब आएगा उसको भी मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूरा सॉल्व कर लेते हो, लेकिन आप ये सोचते हो कि भाई वैल्यू कौन सी लें। तो जब यहाँ पे वैल्यू का टाइम आए तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे फोकस करना, वो कहना क्या चाह रहा है। तो R प्लस की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी 0.075 यहाँ पे नैनोमीटर आएगी, ठीक है। ये यहाँ पे नैनोमीटर में दिया ना, तो ये यहाँ पे नैनो आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे फिर से, ठीक है, वो जो मैं बात कर रही थी ना कि कब हम छोटा वाला कंसीडर करेंगे। A solid AB has NaCl structural octahedral of a radius of a cation is 100 picometer. What is the maximum value of the anion? Now see, a solid AB has a NaCl structure, ठीक है। NaCl की बात की जा रही है, मुझको अभी आप बताओगे। तो NaCl अभी मैंने आपको टेबल में बताया था किस में यहाँ पे बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल में बन रहा है ना। NGO भी अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया। तो इफ द रेडियस ऑफ द कैटायन इज 100, अब यहाँ पे R प्लस दे रखा है 100, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एनायन ये निकालना है, तो हमें निकालना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनायन, ठीक है। नाउ सी, अब यहाँ पे R माइनस निकालना है हमने, ठीक है। R माइनस निकालना है ना, तो
तो मैं कह सकती हूँ, पहले तो मैं कह सकती हूँ कि R प्लस R माइनस इज इक्वल टू, जो हमारी वैल्यू होगी किसके बारे में बात की जा रही है, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल में जो रेंज होती है वो होती है 0.414 से लेके 0.732, ठीक है। अब उसने पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एनायन। जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एनायन की बात आ जाती है ना, तो उस टाइम पे आप यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं करोगे, किसको, यहाँ पे आप इसको कंसीडर नहीं करोगे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एनायन के टाइम पे आप यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इसको कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर एनायन की टाइम पे इसको आप कंसीडर नहीं करोगे। तो आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिर फर्दर हम कह सकते हैं कि R माइनस इज इक्वल टू, मैं कह सकती हूँ कि R प्लस अपॉन 414, ठीक है। और इनटू क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है वो क्या है, यहाँ पर हमारे पास R प्लस की वैल्यू तो दे रखी थी ना, हाँ, तो वो थी हमारे पास 100 अपॉन यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 0.414 इंटू यहाँ पर हम लगा देंगे 100 दे रखा है और 10⁻³ इंटू, तो यहाँ पे हमारा जो आपको आंसर दिख रहा है ये सही होगा, तो विच इज़ 241 पिकोमीटर, ठीक है। बात समझ आई। यहाँ पे इसको 0 को हटा देंगे, 10⁻³ ऊपर लगा देंगे। समझ आई ना बात, कब किसको कंसीडर करना है। ये क्वेश्चन बनते हैं बच्चे ना, इनको बिल्कुल भी ऐसे हल्के में मत लेना। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। जितने स्टार लगाने लगा लो, ठीक है। यहाँ से मैं और स्टार लगा देती हूँ, मैं कह रही हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर। जितना टॉपिक पढ़ा रही हूँ ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे। सो दीज आर दी 2 टाइप्स। मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल एक्सिस में क्या हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, जब हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं, या फिर हम बात करेंगे एफ सेंटर की डेफिनेशन आती है 1 मार्क्स में बोर्ड्स में, ठीक है। और यहाँ पे जब हम, तो तब आपको ये लिख के आना है कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट व्हेन एन आयनिक सॉलिड इज हीटेड इन अ वेपर ऑफ इट्स ओन, ठीक है, देन द मेटल वेपर take ion along with it and create vacancy. This ion vacancy is occupied by electron is called F center. होता क्या है कि हम मेटल को यहाँ पे हीट करेंगे तो वो वेपर में जाएगा, तो खुद की यहाँ पे जो मेटेलिक वेपर होती हैं तो यहाँ पे क्या कर लेगा, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो जो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी तो उस वैकेंसी को हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेता है, तो उसको हम एफ सेंटर बोल देते हैं, ठीक है, जो कि कलर प्रोवाइड करता है। इसको फार्मेजेंडर भी रिस्पॉन्सिबल फॉर इस कलर फॉर द क्रिस्टल, ठीक है। द आयनिक साइड्स ऑफ द ऑक्यूपाई वाज बाय फ्री इलेक्ट्रॉन विच इम्पार्ट कलर टू द क्रिस्टल ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ विजिबल रीजन, ठीक है। तो ये भी एफ सेंटर की मेन डेफिनेशन तो ये हो जाएगी, और ज़्यादा मार्क्स में आएगा तो पूरा लिख देना, ठीक है। और ये भी लिख दोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल ही जाने हैं, ठीक है। तो NaCl NaCl जो है वो यहाँ पर खुद की वेपर में जब यहाँ पे हीट किया जाएगा तो यहाँ पे वेपर निकलेगी उसकी खुद की, तो यहाँ पे कौन सा इम्पार्ट करेगा, येलो। LiCl में यहाँ पे LiC बोल दिया ना मैंने, यहाँ पे LiCl में यहाँ पे पिंक कलर इम्पार्ट होगा और KCl में यहाँ पे वायलेट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया है अपना। अब यहाँ पे मेटल एक्सिस डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो एनायनिक वैकेंसी और एक्स्ट्रा कैटायन, सिंपल सी बात है। मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू द एनायनिक वैकेंसी क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि एल्कली मेटल है NaCl और KCl, शो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। जब क्रिस्टल को हीट करते हैं हम एटमॉस्फेयर में, जैसे सोडियम वेपर की हम यहाँ पे इसको हीट करेंगे तो Na जो एटम्स होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है। तो जो क्लोरीन होगा वो यहाँ पे डिफ्यूज होगा सरफेस ऑफ द क्रिस्टल एंड कंबाइन विद द Na एटम टू गिव द NaCl। और ये कब होता है, जब हम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं बाय Na एटम। तो यहाँ पे Na+ फॉर्म बनाने के चक्कर में Na+ तब बनेगा ना जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। तो दिस रिलीज द इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजेस इनटू द क्रिस्टल, और यहाँ पे ये ऑक्यूपाई कर लेता है ये एनायनिक साइड है, ठीक है, ये एनायनिक साइड है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ ए क्रिस्टल नाउ हैव अ कितना, उसके पास ज़्यादा एक्सिस में एनायन हो जाता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं मेटल एक्सिस या ड्यू टू द एनायन वैकेंसी। मेटल कब, या तो कैटायंस ज़्यादा कर दो या एनायंस कम कर दो, दो ही हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसका कुछ यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है। और मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एक्स्ट्रा कैटायन की वजह से भी हो सकता है ना। वही मैंने बोला ना, या तो कैटायन ज़्यादा कर दो या एनायन कम कर दो,
ठीक है, तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड इज वाइट इन कलर, इस पर क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, इस पर क्वेश्चन आ चुका है कि जिंक ऑक्साइड वाइट इन कलर रहता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जब हम उसको हीट करते हैं तो वो अपना ऑक्सीजन नहीं, मतलब वो येलो क्यों हो जाता है, ये पूछा जाता है। तो तब आपको ये लिख के आना है, ठीक है। तो हीटिंग पे क्या करता है, वो लूज़ कर देता है अपना ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ये येलो कलर में ट्रांजिट हो जाता है ना। तो यहाँ पे होता क्या है कि ZnO जिंक ऑक्साइड यहाँ पे वाइट होता है, हीट करने के बाद येलो हो जाता है, ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाती है, 2 इलेक्ट्रॉन इवॉल्व हो जाते हैं। तो होता क्या है कि रिमूवल होता है ऑक्सीजन का इन द एक्सेस ऑफ जिंक इन क्रिस्टल एंड फॉर्मूला बिकम दिस। नाउ द जिंक एंड इलेक्ट्रॉन मूव टू द इंटरस्टियल साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो कलर हमारे पास फिर से इम्पार्ट होता है ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कर रहे हैं। तो ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट जो होता है वो वेरिएबल वैकेंसीज वाले, जैसे कि अगर मैं बात करूँ आयरन ऑक्साइड या निकल ऑक्साइड जो होते हैं, इस तरीके के डिफेक्ट को देते हैं। अब इसमें होता क्या है, एक नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होता है जो कि कुछ मेटल्स में होता है। आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लेटेस्ट साइड, आयंस मिसिंग होते हैं लेटेस्ट साइड में, और मेटल आयन आर प्रेजेंट, ठीक है। मेटल आयंस जो होता है वो एडजेसेंट साइड में प्रेजेंट होता है, लेकिन आयंस मिसिंग होती है उनकी लेटेस्ट साइड में। लेटेस्ट साइड में मिस हो गए, एडजेसेंट में कुछ प्रेजेंट होगा, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर एक न्यूट्रलिटी बनी रहती है, ठीक है। तो ये जो होता है जनरली अकर इन अ ट्रांजिशन मेटल स्टेट, जैसे कि मैंने आपको बताया था आयरन ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड, बिकॉज दीज मेटल कैन शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब यहाँ तो अब हम बात कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे ही जो मैं क्वेश्चन लाई हूँ सबको मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ, सारे के सारे PYQs हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बता दूँ कि ये PYQ है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। यहाँ पे NiO की जगह FeO लिख के आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। अब निकल ऑक्साइड हैज़ अ फॉर्मूला ऑफ दिस एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल एंड निकल 2+, या यहाँ पे वेरिएबल वैकेंसी यहाँ पे शो कर रहा है ना, तो यहाँ पे वैलेंसी शो कर रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आयंस आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला है, कौन सा फ्रैक्शन यहाँ पे आयंस जो होगा वो प्रेजेंट होगा कंपाउंड में। तो यहाँ पे Ni3+ का सपोज हमने X मान लिया, लेट द नंबर ऑफ 2+ हमने इसको ये मान लिया, ठीक है। देखो ना, दोनों के दोनों इतने प्रेजेंट है, तो अगर मैं बोलूँ दोनों मतलब Ni में दोनों के दोनों इतने प्रेजेंट है, तो 3+ वाले को X माना, तो Ni2+ वाला उसी के अंदर से तो होगा, जितना वो होगा उससे माइनस कर देंगे तो वो Ni2+ वाला आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल चार्ज Ni पे कितना होगा, इज इक्वल टू द चार्ज ऑन O। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे ये 3x के बारे में बात करें, 3x क्यों बोला, यहाँ पे हमने यहाँ पे वैलेंसीज जो है वो ले ली है, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है। 2 को मल्टीप्लाई क्यों करा, ये चार्ज को हम कंसिडर कर रहे हैं ना, तो चार्ज को इससे मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं फर्दर इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 0.04 आ गया x की वैल्यू, 0.04 आ गया x की वैल्यू। जब परसेंटेज निकालते हैं तो यहाँ पे x लिखते हैं अपॉन द टोटल इंटू द 100 कर देते हैं, तो 3+ कितना आया, 4% आया। अब जैसे कि मैंने कहा था कि Ni2+ को होगा, तो यहाँ पर हम 100 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 96% आ जाएगा। आई होप सो कि आपको मैंने ये सब चीज़ें क्लियर करा दी हैं, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं क्वेश्चन दिखाना चाहूँगी आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इफ NaCl इज डोपेड विथ 10⁻³ मोल प्रेजेंट इन SR2Cl2 SrCl2 देन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ कैटायन वैकेंसी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ, आप इसका आंसर मुझे खुद सॉल्व करके देखोगे। PDF जो होगा मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, आप वहाँ से आंसर चेक कर लेना, ठीक है। ये आप इतना कष्ट नहीं करोगे मुझे लग रहा है, अगला टॉपिक पढ़ाने के पहले मैं आपको दिखाई देती हूँ, ये रहा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन ये है, पर आप इसको खुद से सॉल्व करोगे पहले, ठीक है। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ए सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये नहीं पूछा जाता है ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिख दिया है मैंने। पायरो इलेक्ट्रिसिटी और पाइजो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे होता है। इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस बाय हीटिंग ऑफ ए पोलर क्रिस्टल इज कॉल्ड पायरो इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे जब मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाइड करते हैं हम पोलर क्रिस्टल पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयन, उसको हम पाइजो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे कुछ होती हैं, जैसे कंडक्टर की, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर्स जो होते हैं हमें पता है, जो कि यहाँ पे कंडक्टर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो इनके पास हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, जो कि अराउंड 10⁻⁴ से 10⁻⁶ साइमन पर मीटर में होती है, ठीक है। कॉपर, एल्यूमिनियम, जितने भी मेटल्स होते हैं वो यहाँ पे गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। अब यहाँ पे देखते हैं
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर जो होते हैं इंटरमीडिएट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करते हैं, मतलब कि इंसुलेटर की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, कंडक्टर की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस रेंज में आते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड में हम बात करेंगे, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं इंसुलेटर के बारे में। दे हैव एक्सट्रीमली लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर इनके पास कोई भी कंडक्टिविटी नहीं होती है, 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻10 तक रहते हैं, ठीक है, साइमर पर मीटर। रबर, प्लास्टिक, ग्लास, वुड एंड डायमंड, ठीक है। ये एग्जाम्पल है बैंड मॉडल थ्योरी। बैंड मॉडल थ्योरी के बेसिस पे यहाँ पे हम देखेंगे बैंड्स ऑफ सॉलिड। इट इज द थ्योरी ऑफ अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर अ सिस्टम विद द लार्ज नंबर ऑफ एटम। लेट अस एग्जामिन व्हाट हैपन व्हेन अ स्मॉल नंबर ऑफ एटम इज इंटरेक्ट। ना देखो बैंड्स ऑफ सॉलिड क्या होते हैं, बैंड्स जो होते हैं, देखो गैप बिटवीन द कंडक्टर एंड वैलेंस बॉन्ड इज कॉल्ड फॉरबिडन जोन, ठीक है। जो गैप होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, दोनों ये होते हैं, एक तो ये कंडक्शन बैंड हो गया और ये एक वैलेंस बैंड हो गया, दोनों के बीच में यहाँ पर अगर गैप हुआ तो वो फॉरबिडन जोन कहलाता है, ठीक है। और फॉरबिडन जोन किस में आता है, इंसुलेटर में आता है। तो ये इंसुलेटर में आता है, इसी की वजह से यहाँ पे कंडक्टिविटी नहीं हो पाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये ओवरलैप हो गया तो ये कंडक्टर कहलाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा गैप हुआ, स्मॉल गैप, तो ये सेमीकंडक्टर कहलाता है, ठीक है। देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फ्रॉम बैंड थ्योरी। अब जैसे कि मेटल में देयर इज नो फॉरबिडन जोन, हमने देखा अभी ये ओवरलैपिंग हो रखी थी। सो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव कर सकते हैं हायर एनर्जी वैकेंट ऑर्बिटल बैंड से लेके, मतलब हायर एनर्जी से लेके कैन मूव फ्रीली इन अ वैलेंस कंडक्शन बैंड एंड व्हेन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अप्लाइड टू द मेटल। तो यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इस तरीके से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दे रखा है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि डायमंड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जो डेल्टा ई यहाँ पे कितना होता है, 5.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इट्स वैलेंस शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड, ठीक है। उसकी वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड होती है। यहाँ पे कोवेलेंट सॉलिड की, आयनिक सॉलिड की बात करें NaCl, तो यहाँ पे डेल्टा ई कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और जो कंडक्शन बैंड फॉर्म्ड बाय द 3s और ऑर्बिटर बाय Na+ आयंस, और यहाँ पे वैलेंस बैंड फॉर्म्ड बाय द 3p ऑर्बिटर ऑफ Cl- आयंस। सो मॉलिक्यूलर solids levels are localized within the molecules in ordinary condition. there is no transfer of electron between the molecules, ठीक है। मॉलिक्यूल्स में कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, फिजिक्स का लास्ट चैप्टर आई थिंक है ना। अब सेमी कंडक्टर्स तो आप लास्ट में पढ़ोगे फिजिक्स में। फिलहाल देखो इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर होते हैं, ठीक है। अब इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स में फिजिक्स हो या ये हो, दोनों में ही इंपॉर्टेंट है इनका डिफरेंस। सेमी कंडक्टर्स इन देयर एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म आर कॉल्ड इंट्रिंसिक, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा ई कितना होता है, ये क्या है, गैप है दोनों, डेल्टा ई क्या है, दोनों के बीच के बैंड में जो एनर्जी गैप है ना वो है डेल्टा ई, ठीक है। तो डेल्टा ई क्या है, एनर्जी गैप है, ठीक है। तो डेल्टा ई इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और यहाँ पे लो एनर्जी इज अप्लाइड टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ती है, ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से है ना, और शॉर्टकट में मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स इन अ वैलेंस बैंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्शन बैंड। इस तरीके से यहाँ पे कंडक्शन हो रखा होता है फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। और होल्स क्या है, जहाँ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उस खाली जगह को हम होल बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, एडिशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉर्मली क्या होता है, इंसुलेटर्स होते हैं, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज़ ऑलरेडी इन्वॉल्व होती है। और इसी टर्म्स को, इम्प्योरिटीज़ ऐड करने के टर्म्स को ही हम टर्म देते हैं यहाँ पे डोपिंग, ठीक है। डोपिंग मतलब यहाँ पे एक जो है इम्प्योरिटी ऐड कर दी गई है, किस में ऐड कर दी गई है, टू दी ऑलरेडी जो यहाँ पे प्योर सेमीकंडक्टर होगा उसमें। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, फिर से दो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, सेम डेफिनेशन है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो पढ़ लो, अभी आगे काम आएगा। When a tetravalent semiconductor is doped with the trivalent impurity, it is called p-type semiconductor,
ठीक है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है कि जब भी एक टेट्रावैलेंट सेमीकंडक्टर को हम एक ट्राईवैलेंट सेमीकंडक्टर के साथ इम्प्योरिटी यहाँ पे इसको मिक्स कराते हैं, डोप कराते हैं, नहीं कि मिक्स कराते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डोपिंग ही हो रखी है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ना सी टेट्रावैलेंट और टेट्रावैलेंट और ट्राईवैलेंट इन दोनों को मिक्स करा रहे हैं। तो यहाँ पे एक पी टाइप को ऐसा पॉजिटिव टाइप भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे होल क्रिएट होता है। द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल एंड द होल्स आर पॉजिटिव चार्ज कैरियर बिकॉज दे मूव इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो यहाँ से जैसे सपोज करो ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, तो कंडक्शन बैंड है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करा यहाँ पर। ठीक है। तो होल तो इधर ही जा रहा है ना, ये तो इसके अपोजिट है, होल तो यहाँ बन रहा है ना। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब एन टाइप में क्या होता है, ठीक है, एन टाइप में क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे मैंने ये लिख रखा है सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एन टाइप में हम टेट्रावैलेंट सेमीकंडक्टर को डोप कराते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ के साथ, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर। एंड द कंडक्टिंग बॉडीज इन एन टाइप, देखो क्या हो गया, जैसे कि हमारे पास टेट्रावैलेंट हो गए सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो इसको हम पेंटावैलेंट के साथ यहाँ पे डोप करा देते हैं, गैलियम। ठीक है। तो इनके साथ जब डोप कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि आप देखोगे कि द कंडक्टिंग बॉडीज इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन बच गया विच आर नेगेटिव चार्ज कैरियर। ठीक है। तो यहाँ पे ये मोबाइल हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ये नेगेटिव टाइप हो रहा है यहाँ पे, और डिटेल में फिजिक्स में आप पढ़ोगे। ठीक है। तो टेंशन नहीं मत लेना ज़्यादा। ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एन एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इसको बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हैं बच्चों। इट इज़ यूज एज अ रेक्टिफायर। ठीक है। AC to DC कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और आप इसका फोटो डायोड एप्लीकेशन भी फिजिक्स में अपने पढ़ोगे, वो भी डिटेल में डायग्राम के साथ पढ़ोगे। ठीक है। आप फोटो डायोड इज यूज्ड इन सोलर सेल्स टू कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। तो जो सोलर पैनल घर में लगे होते हैं ना, किस किस के घर में सोलर पैनल लगे हैं वो बताओ मुझे कमेंट में एक बारी। तो यहाँ पे आप देखना वहाँ पे किस तरीके से वर्किंग हो रही होगी। ठीक है। तो वर्किंग किस तरीके से होती है, यहाँ पे फोटो डायोड को यूज़ करके हम यहाँ पे लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। व्हेन वन लेयर ऑफ द वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज सैंडविच विद इन द टू लेयर ऑफ द अदर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो दिस इज द ट्रांजिस्टर इज फॉर्म्ड, दिस इज टू डिटेक्ट द एम्पलीफाइड रेडियो सिग्नल्स। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग रेडियो सिग्नल्स के सेक्टर में भी ये चीज़ यूज़ हो रही होती है, और फोटोवोल्टिक सब्सटेंस में भी ये यूज़ हो रही होती है। सब्सटेंस विच कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड फोटोवोल्टिक सब्सटेंस। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, दो इंपॉर्टेंट है, रेक्टिफायर और फोटो डायोड को आप डिटेल में पढ़ोगे जैसे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। तो आई होप सो मैंने आपको इस चैप्टर को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस PYQ जो क्वेश्चन है उनसे मैंने करा दिया है। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ठीक है। कौन सा नया वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में बता देना। और जब आप चैप्टर बताओ ना, तो उसके टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप में आपको नहीं लगता कि हाँ क्वेश्चन थोड़े टफ से लग रहे हैं, तो वो भी मुझे आप कमेंट में बता देना। ठीक है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक से क्वेश्चन लेके आऊँगी, तो आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। डाउट नहीं रहेंगे आपको। ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टिल देन कीप स्टडिंग, अच्छे से पढ़ाई करो।